इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने उन 6 बातों को जाना था जो हमें नई मजबूती देता है कोर्ट में एक आर्गुमेंट करने की। उन 6 बातों में थी कि आपको कैसे क्लाइंट की ब्रीफिंग लेनी है, कैसे आपको रिसर्च करनी है, कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे आपको कोर्ट में जाने से पहले प्रिपरेशन करनी है। अब हम बढ़ते हैं उससे एक कदम आगे कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, लेकिन जब कोर्ट में आपका नंबर आए तो पहली लाइन कैसे बोलनी है और कैसे उसको एंड तक ले जाना है, उन सब बातों को जानेंगे अब इस वीडियो के इस पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दर्शकों, आप हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे, वो चैनल जो जागरूक करता है आप भाइयों को और मदद करता है आपको अपनी वकालत को आगे बढ़ाने में। आपको सबसे पहले इस वीडियो देखने से पहले वीडियो के पहले पार्ट को आपको देखना होगा ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाएं और आपको और जागरूक कर पाएं। हम अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हम बात कर रहे हैं कि आपको कोर्ट में जाने से पहले कैसे तैयारी करके जाना है और कोर्ट में क्या आर्ग्यू करना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में हमने बहुत जाने से पहले अच्छी सी रिसर्च कर ली, प्रिपरेशन कर ली, ड्राफ्टिंग कर ली। अब आपका नंबर आने वाला है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाएंगे और सबसे पहले आपको क्या बोलना है, आप हमेशा ये सोचते हैं। तो मैं आपको अगर यह 7th टिप जो मैं देना चाहूंगा वो यही है, क्योंकि 6 टिप्स हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली है, इसलिए हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 टिप आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोर्ट में जाएं तो सबसे पहले आपको इस बात का मेंशन करना है ये पिटीशन किसके बारे में है और अल्टीमेटली आप प्रेयर क्या मांग रहे हैं। उसका एक रीजन मैं आपको देता हूं। जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट में बहुत सारी पिटीशनें लगी होती है, बहुत सारे ऑफेंसेस या बहुत सारे सिविल डिस्प्यूट्स के मामले चल रहे होते हैं, मिसलेनियस बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो जजेस को भी समझने में समय लगता है कि आप अल्टीमेटली आए किसके लिए हो। तो आपको सबसे पहले बताना है कि माय लॉर्ड, ये पिटीशन किस बात की है और अल्टीमेटली मैं क्या प्रेयर लेकर आया हूं। एक एग्जाम्पल जिसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है और आप जाते हैं 482 सीआरपीसी के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट में फॉर द एफआईआर क्वेश्चनिंग। तो अब अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप सीधा नहीं बोलेंगे माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट ने ये किया, वो किया, ये किया, या मुझे इस पे ऑफेंसेस लगाए। अब वो क्लाइंट कि आप अगर इस तरह से बात रखेंगे तो ऑनरेबल जज भी नहीं समझ पाएंगे कि भाई आप चाहते क्या हो। आपने वो 3 इडियट्स में देखा होगा ना, आमिर खान बोलता है आखिर चाहते क्या हो, वही बात हो जाएगी। तो आपको पहले कोर्ट को ये बताना है कि माय लॉर्ड दिस इज 482 पिटीशन, मैं एफआईआर क्वेश्चन के लिए आया हूं और मेरे क्लाइंट पे ये एक चार्जेस लगे हैं या ये सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसा करने से उनके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि अच्छा ये चीज का मैटर है, तो उनको समझने में और आसानी होगी। तो हमेशा शुरुआत करने में आप कोर्ट को यही बताएं कि सर क्या पिटीशन और अल्टीमेटली मैं क्या प्रेयर लेकर आया हूं। ये आपको 5 से 10 सेकंड में खत्म करना है। जैसे ही आपने किया, अब आपको आगे बढ़ना है और आपको सबसे पहले उस केस के फैक्ट्स बताने हैं। फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से कोर्ट के सामने बहुत ब्रीफ में रखना है और आप सीधा रेलेवेंट पेज पे बढ़ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल माय लॉर्ड्स काइंडली रेफर पेज नंबर 13 या 14 ऑफ दिस एफआईआर, और रेलेवेंट पार्ट शुरू होता है पैरा 2 से या पैरा 3 से। सीधा रेलेवेंट पार्ट पे आए और वो पढ़ना शुरू करें ताकि जजेस भी आपको जल्दी से ग्रास्प कर पाए या कैच कर पाए। और जब आप वो रेफर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले लाइन से पढ़ना शुरू करें, आप सीधा रेलेवेंट पैरा पढ़ाएं क्योंकि कोर्ट के पास समय बहुत कम होता है। तो आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एक मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। हम जब भी फैक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस फैक्ट को अगर मैं छुपा दूंगा तो शायद मेरे क्लाइंट को जल्दी रिलीफ मिलेगा। ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आपका मैटर कितना भी अच्छा हो, अगर ऑनरेबल जज को ये लग जाए कि आपने फैक्ट कंसील करने की कोशिश की है तो उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और वो हो सकता है कि आपको वो रिलीफ भी नहीं दें। इसलिए कभी भी कोर्ट में कोई भी बात अपने क्लाइंट की नहीं छुपाएं। हाँ, अब ये आपके ऊपर है क्योंकि आप उनके एडवोकेट है कि हाउ डू यू पुट ऑल द थिंग्स बिफोर द कोर्ट, कैसे आप उसको घुमाते हैं वो अब आपके ऊपर है। तो आपने फैक्ट्स बोल दिए। फैक्ट्स बोलने के बाद अब आपको आना है कि माय लॉर्ड्स ये सेक्शन है, ये लॉ है और ये केस लॉज है। तो आपको फैक्ट के बाद लॉ पे डिस्कस करना है कि ये लॉ इसके पे एप्लीकेबल मेरे क्लाइंट पे क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एफआईआर आर्ग्यू कर रहा हूँ एफआईआर क्वेश्चन को, जिसमें मेरे क्लाइंट पे सपोज 406 या 420 आईपीसी का एलिगेशन है और उस पर एलिगेशन है कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब जब मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ तो मैंने पहले बोल दिया कि 406 420 आईपीसी की मैं एक 482 एफआईआर क्वेश्चन में आया हूँ और उसके बाद मैंने सारे फैक्ट्स रख दिए। और अब जब मैं लॉ पे आऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि माय लॉर्ड्स 406 सेक्शन ये कहता है, 420 आईपीसी ये कहता है और ये मेरे क्लाइंट पे क्यों
क्यों नहीं बनता, उसके ये कारण है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ऐसे ऐसे डिसाइड कर रखा है। तो मैंने फैक्ट्स पहले रख दिए, मैंने लॉ रख दिया, और फिर थर्ड पार्ट पे आके मैं बोलूंगा मेरी प्रेयर को, जहां मैं कहूंगा कि माय लॉर्ड्स वी आर रिक्वेस्टिंग दिस एफआईआर शुड बी क्वेश्ड एंड ऑल द ऑफेंसेस शुड बी क्वेश्ड एंड सेट असाइड अगेंस्ट माय क्लाइंट। तो जब आप इस तरीके से फैक्ट्स, लॉ और अल्टीमेटली प्रेयर कोर्ट के सामने रखेंगे तो आपके आर्गुमेंट में एक फ्लो आएगा और ऑनरेबल कोर्ट भी आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपने ये तो जान लिया कि मुझे क्या फ्लो रखना है, लेकिन पता है कभी कभी फ्लो रखने में कोई छोटी सी गलती हो जाती है। वो ये होता है कि आपको जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं और आप जजमेंट खुद ही खुद पढ़ रहे हैं। अब ऑनरेबल जज के बाद तो सारे जजमेंट होंगे नहीं, तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। इसलिए 8th टिप भी यहीं से आएगी कि आप जिस चीज पे कोर्ट में रिलाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर कॉपीज लेके जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी जजमेंट पे रिलाई कर रहा हूं तो मुझे एक कॉपी मेरे पास रखनी होगी, एक कॉपी मुझे सामने वाले जो अपोजिट काउंसिल आते हैं उनको देनी होगी, और 1 या 2 कॉपी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जजेस, जो ऊपर जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको देनी होगी। तो आप ये अच्छे से पहले प्रिपेयर होकर जाइए कि आपको कितने सेट ऑफ फोटोकॉपी ले जानी है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास सपोज 50 पेज का जजमेंट है तो आपने पूरी की पूरी जजमेंट पढ़ा दिया या पूरा की पूरा जजमेंट पकड़ा दिया, ऐसा ना करें। आप एक काम करें, आपको जो रिलेवेंट पेजेस पढ़ाने हैं वहां पे फ्लैग कर दीजिए या फिर वहां पे एक कुछ हाईलाइट कर दीजिए, ताकि ऑनरेबल जजेस को सीधा उस पैराग्राफ पे आने पे एक आसानी हो। आप जितना ऑनरेबल जजेस को आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे और उन्हें जितना कन्वीनियंट बनाएंगे उनको पढ़ने में, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपको रिलीफ लेने में। अदरवाइज क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी बहुत सारी फाइलें होती है और ऑनरेबल जजेस के पास लगता है टाइम कम है, बहुत सारी पिटीशन है, वो कई बार बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देखकर वो कहते हैं कि ठीक है हम उसको अगली बार देखेंगे। वो हो सकता है कि आपके मैटर को एडजॉर्न भी कर दे या बोलेंगे कि इसमें ये नहीं है, इसको हम अगली बार सुनेंगे। इसलिए मैंने अक्सर ये फील किया और एक्सपीरियंस किया है कि कितना ही बड़ा मैटर हो, आप उसको जितना सिंप्लीफाई बनाओगे, जितना सिंपल बनाओगे, उतना ही जल्दी आपको रिलीफ मिलने की संभावना रहेगी। अब आपने ये भी जान लिया फ्लो क्या है, नंबर ऑफ फोटोकॉपीज भी ले गए, लेकिन आपने कई बार ये देखा होगा कि किसी किसी की आवाज आपको सुनने में मजा नहीं आता है और किसी किसी की आवाज सुनने में बहुत मजा आता है। आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? आपकी वॉइस का मॉड्यूलेशन। आपको वॉइस का मॉड्यूलेशन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वकालत नहीं, आज अगर हम यूट्यूब चैनल पे भी हैं तो यूट्यूब पे भी हमें सिखाया जाता है चैनल पे कि आपको कैसे आपको आवाज को धीरे तेज करना है और कैसे आपको आवाज को इस तरीके से बनाना है कि अगला आपकी आवाज को सुनने को मजबूर हो। इसी तरह जब आप कोर्ट में आर्ग्यू करें तो आपके पिच में, वॉइस पिच में, एक मॉड्यूलेशन में वो ऊपर नीचे बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फ्लो में कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बोलना है, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। आप जब भी आर्ग्यू कर रहे हैं ऑनरेबल जजेस की तरफ देखिए। सपोज देयर आर 2 जजेस, वो अगर आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, वहां पॉज लीजिए ताकि आप उनको डिस्कस करने दीजिए। देन पूछिए इफ माय लॉर्ड्स आर कन्वीनिएंट कैन आई रीस्टार्ट या कैन आई आर्ग्यू नाउ। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। ये सब बातें करेंगे, यानी अगर आप ऑनरेबल जजेस को ऑब्जर्व करके जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये ऑब्जर्व आपको ऑनरेबल जजेस को करना है ताकि आप अच्छे से आर्ग्यू कर पाएं। और एक और मैं आपको यहाँ गोल्डन टिप देना चाहूंगा, अगर आपका कोई मैटर लिस्टेड है तो उस दिन आप ऐसा नहीं कि जिस दिन नंबर आ रहा है उस समय आप जाके बैठने, आप सुबह जाके बैठ जाइए या 1-2 दिन ऑनरेबल जजेस को ऑब्जर्व करिए। आप ये देखिए ये जजेस क्या चाह रहे हैं। देखिए हर जज का एक अलग पैटर्न होता है। कोई ये कहता है कि मेरे सामने डिटेल आर्ग्यू करो, कोई कहता है मेरे सामने एक शॉर्ट में आर्ग्यू करो, कोई कहता है सीधा प्रेयर बताओ, कोई कहता है मुझे सीधा रिलेवेंट फैक्ट बताओ। हर जजेस का एक अलग पैटर्न होता है और हमें जजेस को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, हमें उनके हिसाब से चलना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप कोर्ट में जाएं तो ये देखें और उनको पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और देखें कि ऑनरेबल जजेस किस तरीके से मैटर्स को डील कर रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं। क्या पता हो सकता है आप जब वहां पे कोई मैटर सुन रहे हैं तो आपको अपना सेम मैटर दिख जाए या सेम दिख जाए, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कैसे आर्गुमेंट शुरू करने हैं। इसलिए कोर्ट में जाने से पहले ऑनरेबल जजेस को ऑब्जर्व करिए, ताकि जितना आप अच्छा ऑब्जर्व कर पाओगे उतना ही अच्छा आप आर्ग्यू कर पाओगे। और आपको यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूंगा, ऑब्जर्व करना पता क्यों जरूरी होता है? ताकि आप ऑनरेबल जजेस का माइंडसेट को जान जाएं, और माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने नहीं कहा था कि अगर आपको गोल करना है तो आपके सामने वाले के दिमाग से खेलना होगा, और यहाँ सामने वाले ऑनरेबल जजेस हैं। अगर आपने उनके ऑनरेबल जजेस के दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि उनको कब क्या चाहिए, तो शायद आपसे बेटर आर्ग्यू काउंसिल कोई नहीं बन सकता। अब हम आते हैं 11th टिप पर। आपको जब किसी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑनरेबल जज ने उस पर्टिकुलर इश्यू पे क्या डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है। इसके लिए आपको अपने मैटर से रिलेटेड जो केस लॉज मिल रहे हैं उन ऑनरेबल जजेस के, वो पहले से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके उनको पढ़ के जाइए। ऐसा करने पे आपको उनका माइंडसेट पता लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले टिप में बताया कि आप जितने अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे उतने अच्छे से आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए ऑब्जर्व करने के साथ साथ उन ऑनरेबल जज का जो माइंडसेट है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे या पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी पे, तो अगर आप वो जान के जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि कई बार जब वो डिटेल ऑर्डर लिखाते हैं तो वो किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी वो केस है तो आप वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइड करिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी रिलीफ लेने में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कई
कई लॉयर्स से कहते हैं कि माय लॉर्ड, ये जो जजमेंट है वो आपकी जजमेंट से कवर्ड है। ये जो कवर्ड जजमेंट हम जनरली कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑनरेबल जजेस ने वो केस ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके और उनकी सेम कंट्रोवर्सी है तो आप उसकी एक फोटो को भी हाथ में लेके जाइए और बोले कि माय लॉर्ड, ये जो आपने कल या जो जजमेंट किया है उसे सेम कवर्ड और मेरे फैक्ट्स भी यही हैं। तो ऑनरेबल जजेस को भी बहुत आसानी हो जाएगी आपको रिलीफ देने में। और 12th टिप, जो सबसे लास्ट टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, ये कोई तैयारी की बात नहीं कर रहा है या मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और एक ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। एक मैंने 48 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ी थी। उस बुक में एक बात कही गई थी, जो उसका बुक का पहला प्रिंसिपल था कि नेवर एवर हर्ट द ईगो ऑफ सीनियर। यहाँ पे आपके सीनियर है ऑनरेबल जज, कभी उनका ईगो हर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक केस में उनसे उलझ सकते हैं, आपको वहां तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आने वाले केसेस आपके शायद तक खराब हो सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो मैं आपको यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने फील किया है कि अगर आपने उनके ईगो को हर्ट करने की कोशिश की तो इसका आपको फ्यूचर में रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए, और एक इसका पीछे कारण भी है, वो जो ऑनरेबल जजेस हैं वो आपसे कई ज्यादा प्रैक्टिस कर आए हैं, उन्होंने कई ज्यादा लॉ जजमेंट आपसे ज्यादा पढ़े, वो उन्होंने आपसे ज्यादा केसेस देखे, तो शायद दे आर इन बेटर पोजीशन। और अगर आपको लगता है कि ऑनरेबल जजेस आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि माय लॉर्ड्स, इफ यू नॉट कन्वीनियंट, अगर आप मेरी बात को, शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो उसमें आप एग्री नहीं करते हैं, इस बात को मैं ऐसे लेता हूं, उसके प्लान बी पे जाए, प्लान बी नहीं माने तो प्लान सी पे जाइए। आपका काम है आपको हर एंगल से ऑनरेबल जजेस के सामने अपनी बात को रखना। फिर भी आपको लगता है कि ऑनरेबल जजेस अगर आपकी बात से एग्री नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी भी डायस पे अपना गुस्सा मत शो कीजिए। एक ही बात बोलिए, जैसा माय लॉर्ड्स को ठीक लगे, माय लॉर्ड्स कैन पास दी ऑर्डर, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप वहां से निकल जाइए, ताकि आप एक इंप्रेशन देते हुए जाएंगे ऑनरेबल जजेस को, यस, ये जो लॉयर है वो उसने अपनी बहुत संजीदगी से अपनी बात को मेरे सामने रखा और बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया। रिलीफ मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन इसने बहुत ही अच्छे से हमारे सामने इस केस को रखा है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये बातें आपने ध्यान रख ली तो मैं श्योर हूं कि आप बहुत अच्छे आर्ग्यूइंग काउंसिल बन जाएंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई आपको मुझसे बात शेयर करनी है, या कुछ आपको कुछ किसी पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए, या आपके साथ कोई समस्या आ रही है, या कोई आप इंसिडेंट या कोई आपके साथ कुछ कभी कोर्ट में हुआ हो वो शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में जाके शेयर कीजिए। या आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके लीगल शॉर्ट्स को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें। आप और हम मिलकर इस देश में एक वकालत की नई बहार ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।